गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। हम लोग बेटा सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते अब हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सोल्स पर पहुंच गए हैं। देखो, आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया, कोलाइडल सोल को बनाया। ठीक है, कोलाइडल सोल्स के मेथड पढ़े, किस किस प्रकार से हम लोग कोलाइडल सोल्स बनाते हैं। और मेनली जो मेथड्स पढ़े वो हमने किसके लिए, लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स के लिए बनाए थे। क्लियर है? लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स हमने बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने उनकी प्यूरिफिकेशन, उनको प्यूरिफाई किया था, प्यूरिफिकेशन मेथड को डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। उसके बाद हमने कोगुलेशन को पढ़ा था, है ना। ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं कोलाइडल सोल्स के बारे में। अभी जो आज के हमारी जो क्लास है वो प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सोल। मान लो मेरे पास कोई भी एक लायोफोबिक कोलाइडल सोल है, उसको मैं बना चुका हूं, मेरे पास बना हुआ है ये कोई भी एक लायोफोबिक कोलाइडल सोल। क्लियर है? तो आपको पता है जनरली ये अनस्टेबल होते हैं। क्लियर है? और अगर मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाल देता हूं, आपको पता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। अरे बोलो, कोगुलेशन हो जाएगा ना। कोगुलेशन पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि कोगुलेशन क्या होता है। जिन लोगों ने नहीं देखी है मेरी वो वीडियो देखिए, कोगुलेशन हो जाएगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं, इस लायोफोबिक कोलाइडल सोल के अंदर कोगुलेशन को नहीं होने देना चाहते, उसकी प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। क्लियर? मतलब डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम को हम लोग सेपरेट नहीं होने देना चाहते। तो क्या करते हैं, किसी भी लायोफोबिक कोलाइडल सोल के अंदर सबसे पहले मैं क्या कर दूं, जैसे ही वो बना लायोफोबिक कोलाइडल सोल, मैं उसके अंदर लायोफिलिक कोलाइडल सोल को ऐड कर दूं। किसको ऐड कर दूं? लायोफिलिक कोलाइडल सोल। और जैसे ही मैं उसके अंदर लायोफिलिक कोलाइडल सोल ऐड करता हूं, तो लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स के जो पार्टिकल्स हैं उसके सराउंडिंग में लायोफिलिक कोलाइडल सोल्स के पार्टिकल्स अपनी एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेते हैं। क्लियर आप लोगों को? अब प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेंगे तो बाहर से जब मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट आएगा, तो क्या वो इलेक्ट्रोलाइट अब इसके साथ कोगुलेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा कोगुलेट। क्लियर है? इसके साथ अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं करने देगा इसको कोगुलेशन। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल्स की प्रोटेक्शन करते हैं। किससे? बाय एडिंग लायोफोबिक कोलाइडल सोल। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सोल। क्लियर है? और हम लोगों ने प्रोटेक्शन कैसे की? लायोफिलिक कोलाइडल सोल डालकर की है। तो इस लायोफिलिक कोलाइडल सोल्स को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड। प्रोटेक्टिव या प्रोटेक्टिंग कोलाइड। प्रोटेक्टिंग कोलाइड, ये प्रोटेक्ट करता है ना लायोफोबिक कोलाइडल सोल को। क्लियर आप लोगों को? तो आप लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स की प्रोटेक्शन किस प्रकार से ऐड करोगे, उसके सराउंडिंग में हम लोग क्या करेंगे, लायोफिलिक कोलाइडल सोल्स को ऐड कर देंगे। तो उसके सराउंडिंग में वो एक प्रोटेक्शन लेयर बना लेता है। और जब ये प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है तो बाहर से आप लोग कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो तो वो इसके साथ कोगुलेशन नहीं करता, मींस प्रेसिपिटेशन नहीं बनाने देता। और इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन करते हैं किसी भी कोलाइड। तो इसी चीज को समझने के लिए एक डेफिनेशन आई, और उस डेफिनेशन का मैं बात करूं तो गोल्ड नंबर कई बार एग्जाम में पूछा है, व्हाट इज गोल्ड नंबर या डिफाइन गोल्ड नंबर। तो जरा देखिए गोल्ड नंबर क्या होता है। मैं बात करूंगा, इट इज ए नंबर, ये एक नंबर होता है which is used to protecting the कोलाइड। किसी भी कोलाइडल सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नंबर है। अब कैसा नंबर है जरा देखिए। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये नंबर जो डिफाइन किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है। क्या डेफिनेशन हो जाएगी जरा देखिए, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड इन माइक्रोग्राम to prevent the coagulation of a 10 ml gold sol when a 1 ml 10% solution of an electrolyte of NaCl। जरा देखिए इस बात को समझिए, क्या होता है गोल्ड नंबर, इट इज द डेफिनेशन। समझते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, कोई भी एक गोल्ड का सोल बनाया हुआ है। तो आपको पता है गोल्ड सोल जनरली कैसे होते हैं, नेगेटिव कोलाइडल सोल्स, लायोफोबिक नेचर के होते हैं। तो इसके अंदर मैं मिलीग्राम, mg, मिलीग्राम के अंदर कितना लायोफोबिक या लायोफिलिक कोलाइडल सोल ऐड करूं, कितना माइक्रोग्राम में कितना लायोफिलिक कोलाइडल सोल ऐड करूं कि इस गोल्ड की कोगुलेशन ना हो। कब? जब मैं 10%
सॉल्यूशन लूं किसका, NaCl का एज एन इलेक्ट्रोलाइट, एज एन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर आप लोगों को? देखो तो डेफिनेशन क्या हुई, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। की प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन है, लायोफिलिक कोलाइड्स है प्रोटेक्टिव, तो लायोफिलिक तो ऐड किया तो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, तो लायोफिलिक कोलाइड्स की हम मिनिमम कितनी अमाउंट ऐड करें इन मिलीग्राम्स, कि गोल्ड सोल का कोगुलेशन ना हो, उसके प्रेसिपिटेशन ना बने। कब, जब हम 10% सॉल्यूशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लें। क्लियर आप लोगों को? इट इज नोन एज गोल्ड नंबर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम्स टू प्रिवेंट द कोगुलेशन, कि कितना हम मिलीग्राम्स में लायोफिलिक कोलाइडल सोल लें कि इसका कोगुलेशन ना हो, किसका, गोल्ड सोल का। कब, जब हम लोग 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl क्या करें, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें। क्लियर आप लोगों को? अरे मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये हमारे पास जो कहलाएगा, दिस इज द लायोफिलिक कोलाइडल सोल्स, यहां पर क्या कहलाएगा, प्रोटेक्टिव कोलाइडल सोल्स। गोल्ड नंबर, जितना गोल्ड, किसी का भी गोल्ड नंबर की वैल्यू जितनी कम होगी, उसके प्रोटेक्टिव कोलाइड पावर, जितने गोल्ड नंबर की वैल्यू कम होगी, उसकी प्रोटेक्टिव कोलाइड की पावर उतनी ही ज्यादा होगी। आपको पता है, मान लो अगर मैंने 10 माइक्रोग्राम इसके अंदर डाला तो कोगुलेशन रुक रहा है, अगर मैं किसी का 5 माइक्रोग्राम डालूं तो कोगुलेशन रुक रहा है। क्लियर आप लोगों को? तो ज्यादा अमाउंट डाली मैंने यहां पर इसकी लायोफिलिक कोलाइडल सोल्स की, इसका मतलब उसकी प्रोटेक्टिव पावर कम है। और अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, कम अमाउंट डालता हूं लायोफिलिक या प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इसकी प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा है। क्लियर आप लोगों को? तो ये मेरे पास टॉपिक था प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सोल का। क्लियर आप लोगों को? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है, और वो है बेटा इमल्सन। इमल्सन एक तरह का कोलाइडल सोल ही है, ये भी एक तरह का कोलाइडल सोल है, लेकिन इस कोलाइडल सोल के अंदर डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है। मींस एक ऐसा कोलाइडल सोल जिसके अंदर डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं, उस कोलाइडल सोल को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात ध्यान से दोबारा से सुनना, अगर किसी कोलाइडल सोल के अंदर डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही क्या है मेरे पास, बताओ बेटा, लिक्विड है, तो उस केस में हम उस कोलाइडल सोल को क्या बोलेंगे, इमल्सन बोलेंगे। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? उसको हम क्या बोलेंगे, इमल्सन बोलेंगे। क्लियर है? अभी जरा देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं। क्लियर है? अभी मान लो जो ये इमल्सन, जैसे एग्जांपल क्या हो जाएंगे इसके बेटा, मिल्क हो जाएगा, क्रीम हो जाएंगी। क्लियर आप लोगों को? और भी एग्जांपल्स हैं जो देख लेना आप लोग। तो ये हमारे पास जो कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ये इमल्सन्स कहलाएंगे। इमल्सन्स मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑयल इन वाटर और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। क्लियर आप लोगों को? जरा देखिए, ऑयल इन वाटर, ऑयल पानी में है, इन वाटर, इसका मतलब डिस्पर्स फेज क्या होगा, ऑयल, और डिस्पर्जन मीडियम इस केस में क्या होगा, वाटर। क्लियर है? यहां पर डिस्पर्स फेज क्या होगा, वाटर इन ऑयल, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, ऑयल। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? इमल्सन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑयल इन वाटर, दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। जहां पर डिस्पर्जन फेज ऑयल का काम करेगा, डिस्पर्जन मीडियम वाटर का काम करेगा। इस केस में डिस्पर्जन फेज वाटर का और डिस्पर्जन मीडियम ऑयल का काम करेगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, जरा देखिए, अगर मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर ऑयल है और दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर वाटर है, आप इन दोनों को, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो आप लोगों के पास यहां पर क्या बनना चाहिए, इमल्सन बनना चाहिए। लेकिन आप लोग जरा देखिए, जब आप ऑयल और वाटर को इसके अंदर मिक्स करते हो तो क्या कभी ये कोलाइडल सोल्स बनाएंगे? क्योंकि आपको पता दोनों चीजें क्या होती, कभी भी मिक्स नहीं होती, दोनों का नेचर अलग होता है। तो आपको पता है कि इमल्सन्स जनरली अनस्टेबल होते हैं, उनको हम स्टेबलाइज करने के लिए बाहर से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं।
क्या ऐड करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको पता है जैसे ऑयल लिया मैंने, एक वाटर लिया, दोनों को मैंने मिक्स किया, तो क्या वो मिक्स हो पाएंगे, क्या वो इमल्सन बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो इस वजह से मैंने क्या किया, उसके अंदर बाहर से क्या डाला, एक इलेक्ट्रोलाइट डाला। तो जो इलेक्ट्रोलाइट मैंने डाला है उसके डालते ही हमारे पास क्या बन जाता है, इमल्सन बन जाता है। क्या बन जाता है, इमल्सन। तो जो इलेक्ट्रोलाइट मैंने यहां पर डाले हैं, क्लियर आप लोगों को, जो इलेक्ट्रोलाइट मैंने डाले हैं उनको बोला जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट, कि ये इमल्सन को करवाते हैं, इमल्सन बनाते हैं। क्लियर आप लोगों को। और इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है इम्यूलिफिकेशन। क्या बोला जाता है, इम्यूलिफिकेशन। क्लियर आप लोगों को। इम्यूलिफाइंग एजेंट किनको बोलते हैं, जो आप लोगों ने बाहर से इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए हैं, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्यूलिफिकेशन। अभी इसको इम्यूलिफाइंग एजेंट को कुछ लोग इमल्सिफायर भी बोलते हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो इमल्सिफायर और इमल्सिंग एजेंट आप लोगों को समझ में आया कि जो इमल्सन को करवाते हैं और इमल्सन को स्टेबल कौन बनाते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट, जिनको क्या बोला जाता है, इमल्सिफायर या इमल्सिंग एजेंट। और पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इम्यूलिफिकेशन। क्लियर है। अब बात करते हैं आप लोगों के सामने कि किस प्रकार से ये इमल्सिफायर इस किसी भी इमल्सन को स्टेबल करता है, जरा देखिएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज द रोल ऑफ इम्यूलिफायर। इम्यूलिफायर का रोल देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार से किसी भी इमल्सन को स्टेबल करता है। जरा इसको समझने से पहले एक बात बताइए, आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि दूध बनाते हैं, और आप लोगों को पता है दूध कैसे बनाते हैं, जो आजकल मार्केट में चल रहा है, क्योंकि दूध की खपत बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से क्या करेंगे, मार्केट में डुप्लीकेट दूध बनाते हैं ना। तो वो दूध कैसे बनाते हैं, क्या तो उसके अंदर बेटा वो क्या करते हैं कि सोप या डिटर्जेंट ऐड करते हैं ना, सुना होगा, सोप या डिटर्जेंट ऐड करते हैं। अब वो सोप और डिटर्जेंट ऐड करने का मेन रीजन उनके पीछे क्या होता है कि वो लोग इजीली क्या करेंगे, उस मिल्क को लंबे समय तक स्टॉक कर सकते हैं और उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं। क्लियर है। तो आखिर बात यह है कि वो सोप और डिटर्जेंट का यूज मिल्क बनाने में क्यों कर रहे हैं, क्या काम करता है। तो वहां पर आप लोग देखिए, जो सोप और डिटर्जेंट है, सोप एंड डिटर्जेंट, ये जो चीजें हैं ये वहां पर इम्यूलिफायर का काम करती है। किसका काम करती है, इम्यूलिफायर का। आपको पता है जो मिल्क है वो एक तरह का कोलाइडल सोल है, और वो जो कोलाइडल सोल है वो मेनली कौन सा कोलाइडल सोल है, एक इमल्सन है। क्लियर आप लोगों को। और उस इमल्सन के अंदर क्या है, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन है, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन है। क्लियर आप लोगों को। मींस ऑयल वहां पर क्या होगा, दूध के अंदर आपको पता फैट होता है, वो वहां पर ऑयल का काम करेगा, और वाटर। क्लियर है। फॉर एग्जांपल ये सराउंडिंग में मेरे पास क्या भरा हुआ है, वाटर है, और इसमें ये क्या है, फैट के पार्टिकल्स। ऐसा ही तो होता है मिल्क, मैं यहाँ पर ऑयल पार्टिकल्स भी बोल सकता हूँ और इनको फैट पार्टिकल्स बोल सकता हूँ इन द केस ऑफ मिल्क। क्लियर है आप लोगों को। तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे करते हैं, आपको पता है कि ये सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, देयर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ हायर फैटी एसिड्स। क्लियर आप लोगों को। इसका फॉर्मूला होता है C17H35 C00 नेगेटिव Na पॉजिटिव। मैं बता चुका हूं आप लोगों को जब हम लोगों ने सोप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ा था, मिसेल्स के बारे में पढ़ा था, जिसका ये वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट कैसा होता है, नॉन पोलर नेचर का होता है। क्लियर है। और ये वाला जो पार्ट होता है कैसे नेचर का होता है, पोलर। मींस ये पार्ट कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक, और ये पार्ट कौन सा होगा, हाइड्रोफोबिक। इसको हम लोग टेल बोलते थे और इसको हम लोग हेड बोलते थे। क्लियर। आप लोगों को ये बातें पता है, जब हम लोगों ने मिसेल्स के बारे में पढ़ा था तब मैंने आप लोगों को उस समय ये बातें बताई थी। अभी जरा देखिए इस बात को कि हम लोगों ने मिल्क बनाया, मिल्क आप लोगों ने देखा, मिल्क रखा, अपने घर का मिल्क है, चलो मान के चलो, तो आप लोग देखते हो उसको गर्म या ठंडा करते हो तो उसके ऊपर फैट की जो जिसको बोलते हो तुम मलाई बोलते हो, वो ऊपर आ जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कोगुलेशन हो गया, मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स अलग अलग हो गए। क्लियर है आप लोगों को। उसको कोगुलेशन बोलते हैं यही बात। तो सिमिलरली अगर इस मिल्क को लंबे समय तक रखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, कोगुलेशन होगा। हम लोगों को क्या करना है, इसकी कोगुलेशन को नहीं होने देना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक प्रोटेक्टिव कोलाइड्स ऐड करते हैं, है ना, मानते हो ना, अभी पढ़ा था प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। लेकिन अगर मैं बात करूं इमल्सन की, तो वहां पर हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, एक सोप या डिटर्जेंट को ऐड कर रहे हैं। कैसे, अब क्या होगा, मान लो मेरे पास एक कोई भी कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर कोई भी ऑयल पार्टिकल्स है, तो सोप का जो नॉन पोलर पार्ट है, क्योंकि ऑयल भी नॉन पोलर है, वो इसके सराउंडिंग में क्या हो जाएगा,
आपको पता है एग्रीगेट हो जाएगी, क्योंकि लाइक डिजोल लाइक डिजोल में लाइक होता है। अरे बोलो, किसी भी नॉन पोलर पार्ट के सराउंडिंग में सोप का नॉन पोलर पार्ट, और पोलर पार्ट कहां हो जाएगा, वाटर की तरफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक तरह की ब्रीजिंग बना देता है पोलर और नॉन पोलर के बीच में, उन दोनों को पकड़ के रख लेता है, डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स को भी और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स को भी। क्लियर है आप लोगों को? मैं मान के चलो मेरे पास क्या है, ये एक ऑयल का पार्टिकल है, ठीक है, और सराउंडिंग में चारों तरफ पानी भरा हुआ है, ऑयल के पार्टिकल्स हैं और चारों तरफ मेरे पास पानी भरा हुआ है। तो जब मैंने इसके अंदर सोप डाली तो सोप का नॉन पोलर पार्ट किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऑयल के पार्टिकल्स की तरफ, जैसे मैंने दिखाया ये ऐसे, ये जो चेन है इसका मतलब C17। क्लियर आप लोगों को? समझ में आई? और जो पोलर पार्ट है वो किधर अट्रैक्ट करेगा, बताओ किसकी तरफ जाएगा, वाटर की तरफ जाएगा। तो अब ऑयल का पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में एक टाइट बॉन्ड बन चुका है, एक ब्रीजिंग बन चुकी है। क्लियर आप लोगों को? तो इससे अब वो फैट के पार्टिकल्स या ऑयल के पार्टिकल्स सेपरेट नहीं होंगे, तो उसकी स्टेबिलिटी लंबे समय तक बनी रहेगी। तो इस प्रकार से हमारा जो इमल्सिफायर है वो क्या करते हैं, किसी भी इमल्सन को लंबे समय तक स्टेबल रखते हैं। क्लियर आप लोगों को? और पूरी प्रोसेस को हम लोग इम्यूलिसिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर आप लोगों को? उसके बाद मैंने इमल्सन दो प्रकार के बताए थे, एक ऑयल इन वाटर और दूसरा वाटर इन ऑयल। देखो भाई समझा देता हूं इन बातों को भी। अगर मेरे पास पानी भरा हुआ है और इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स ऑयल की हैं, किसकी ड्रॉप है, ऑयल की, तो बताओ ये किसका एग्जांपल कहलाएगा, ऑयल इन वाटर का एग्जांपल कहलाएगा। ऑयल कहां पर प्रेजेंट है, वाटर के अंदर प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि ये मेरे पास ऑयल भरा हुआ है और कुछ ड्रॉप्स ये वाटर की प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कंफर्म क्या होगा कि ये वाटर इन ऑयल का एग्जांपल है। तो हमारे पास दो प्रकार के एग्जांपल्स होते हैं, एक होता है वाटर इन ऑयल और दूसरा ऑयल इन वाटर। जरा देखिए, सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑयल इन वाटर के एंड वाटर इन ऑयल के। ऑयल इन वाटर के एग्जांपल है वैनिशिंग क्रीम एंड मिल्क, और वाटर इन ऑयल का जो एग्जांपल है दैट इज द बटर, पोर्ट लिवर ऑयल एंड द कोल्ड क्रीम आर द एग्जांपल्स ऑफ वाटर इन ऑयल। ओके, तो ये एग्जांपल्स आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑयल इन वाटर क्या होता है और वाटर इन ऑयल क्या होता है आपको पता। मैं फिर से बता रहा हूं, ऑयल इन वाटर का मतलब डिस्पर्जन फेज क्या होगा, ऑयल, मीडियम क्या होगा, वाटर। यहाँ पर डिस्पर्जन फेज कौन होगा, वाटर, और डिस्पर्जन मीडियम कौन होगा, ऑयल। ठीक है ना, ध्यान रखना इन बातों का। डीइम्यूलिफिकेशन अभी मैं बात करूंगा, उसके पहले इम्यूलिसिफायर मैंने बताया था और इम्यूलिफिकेशन मैंने बताया था आप लोगों को, सब बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये क्या होता है, जरा देखिए। मान लो मैं आप लोगों को कोई भी कोलाइडल सोल दे देता हूं या कोई भी एक इमल्सन दे देता हूं, क्लियर है? क्या तो मैं आपको कोई कोलाइडल सोल या मैं बोलूं कि इमल्सन दे देता हूं, इमल्सन पढ़ रहे थे, इमल्सन ज्यादा बड़ा अच्छा रहेगा। तो मुझे बताओ कि ये इमल्सन ऑयल इन वाटर का है या वाटर इन ऑयल का है, आप लोग कैसे बताओगे? तो इसके लिए आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी। एक तो आप लोग क्या कर दो, उसको डाइल्यूट कर दो। अगर आप उसको डाइल्यूट करते हो, देखो भाई, अगर मैंने उसके अंदर पानी ऐड किया, मेरे पास एक इमल्सन था और मुझे नहीं पता ये कैसा था, मैंने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, वाटर, और जैसे मैं इसके अंदर वाटर ऐड करता हूं, वाटर मेरा डाइल्यूट हो गया। क्लियर आप लोगों को? तो इसका मतलब मेरा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, ऑयल इन वाटर का सॉल्यूशन। मींस वाटर वहां पर क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है, वाटर उसके अंदर इजीली मिक्स हो गया। क्लियर है? लेकिन अगर जब मैंने वाटर इसके अंदर ऐड किया और मेरा वाटर डाइल्यूट नहीं हुआ, इसका मतलब वहां पर अब डिस्पर्जन जो मीडियम है वो कौन है बेटा, ऑयल है। और आपको पता है ऑयल कभी भी वाटर के अंदर डाइल्यूट नहीं हो पाएगा। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम लोग इजीली बता पाते हैं बाय डाइल्यूशन कि ये हमारा ऑयल इन वाटर का सॉल्यूशन है या वाटर इन ऑयल का सॉल्यूशन है। क्लियर है आप लोगों को? एक और टेस्ट है दैट इज द एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट, इससे भी आप लोग बता सकते हो कि हमारा जो इमल्सन है वो किस प्रकार का है, ऑयल इन वाटर का है या वाटर इन ऑयल का है। जरा देखिएगा उसको भी। तो देखते हैं, अगर मान लो आपको पता है ये मेरे पास इमल्सन है, अब इमल्सन जैसे ही होगा उसके अंदर मैं क्या डालता हूं, एजोडाई डालता हूं, कोई भी किसी भी कलर की डाई डालता हूं। जैसे मैंने डाई डाली, डाई डालते ही अगर सारा जो मीडियम है वो कलर्ड हो गया, मेरी बात को ध्यान से सुनना, सारा मीडियम है वो कलर्ड हो गया, तो वो मेरा जो सॉल्यूशन है या वो इमल्सन है वो ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन है। क्लियर आप लोगों को? और जैसे ही मैं एजोडाई डालता हूं तो डाई डालने पर कुछ जगह मुझे कलर्ड दिखाई देती, कुछ जगह,
पूरा मीडियम मुझे कलर दिखाई नहीं देता, ओनली कुछ जगह मुझे क्या दिखाई देंगे, कलर से स्पॉट्स दिखाई देंगे। इट मींस वहां पर ओनली किसका एग्जांपल हो जाएगा, वाटर इन ऑयल का एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर है? तो हम बता देंगे कि भाई ये जो इमल्सन आप लोगों ने लिया हुआ है कैसा है, वाटर इन ऑयल। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा अब की बार वाटर इन ऑयल के केस में जो वाटर के पार्टिकल्स है वो ओनली कम होंगे यहाँ पर, और जो मीडियम होगा वो सारा किसका होगा, ऑयल का बना हुआ होगा। तो इस प्रकार से हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इमल्सन की बाय एडिंग क्या, एक तो उसका डाइल्यूशन कर दो, दूसरा उसके अंदर क्या डाल दो, एजोडाइट एसिड डाल दो। तो आप लोग इस प्रकार से भी क्या कर सकते हो। क्लियर है? उसके बाद है डीम्यूलिफिकेशन। अब जिस प्रकार से देखो, जब कोई भी दो लिक्विड आपस में मिक्स कर रहे थे तो जो कोलाइडल सोल बन रहा था उसको क्या कर रहे थे, इमल्सन बोल रहे थे। मतलब डिस्पर्जन फेज भी क्या था, लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम भी क्या था, लिक्विड, और दोनों को जब मैंने मिलाया तो एक मेरे पास क्या बना, इमल्सन बना। अभी नाम से पता चल रहा है डीम्यूलिफिकेशन। तो अगर मैं क्या करता हूं, इमल्सन को डिसोसिएट करता हूं, मींस डिस्पर्जन फेज को अलग करता हूं और डिस्पर्जन मीडियम को अलग करता हूं, तो वो प्रोसेस कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, डीम्यूलिफिकेशन। आप लोग डीम्यूलिफिकेशन किसी भी केमिकल मेथड से भी कर सकते हो, और कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर डीम्यूलिफिकेशन अपने आप हो जाता है। एग्जांपल आप लोगों ने देखा था कोगुलेशन के अंदर मिल्क का। क्लियर है आप लोगों को? तो ये मेरा एक इमल्सन का टॉपिक था जिसके अंदर हम लोगों ने इमल्सन्स की बातें की थी। इमल्सन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इमल्सिफायर क्या होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होता है, किस प्रकार से इमल्सिफाइंग एजेंट हमारी हेल्प करता है इमल्सन बनाने में, डीम्यूलिफिकेशन क्या होता है। अब वाटर उसके इमल्सन के टाइप हम लोगों ने पढ़े थे, आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे कि कौन सा वाटर इन ऑयल है और कौन सा ऑयल इन वाटर है। तो ये हमारे पास एक इमल्सन का टॉपिक था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स। उनको भी देख लेते हैं। मेरे पास ये कुछ एप्लीकेशंस हैं किसी भी कोलाइडल सोल्स की। तो हमारा जो आज के दिन कोलाइडल सोल्स है वो कहाँ पर यूज हो रहा है, ढेरों एप्लीकेशंस हैं, हम लोग इन्हीं की बात कर लेते हैं। पहला है स्मोक प्रेसिपिटेटर्स। क्या होता है स्मोक प्रेसिपिटेटर? आप लोग बेटा आज के दिन देख रहे हो कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, और इंडस्ट्री के अंदर से जो धुआं निकल रहा है चिमनीज के अंदर से, वो धुआं क्या करता है बेटा, बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या कर रहा है, पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां पर से कुछ अनबर्न्ड कार्बन्स के कुछ बिना जले हुए चीजें बाहर निकल रही हैं, जो बिना बचे जले हुए कुछ कार्बन्स की पार्ट हैं वो जले हुए बिना जले हुए बाहर निकल रहे हैं, जो पोल्यूशन का मेनली रीजंस बनते हैं। क्लियर है आप लोगों को? अभी मैं आप लोगों से बात करूं तो हम लोगों ने क्या किया, मान लो मेरे पास कोई भी चिमनी बनी हुई है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो हमारा जो धुआं आ रहा था वो सीधा यहाँ से ऐसे निकल रहा है। क्लियर आप लोगों को? तो हम लोगों ने क्या सोचा कि हम है ना इस चिमनी के अंदर क्या कर देते हैं, मेटेलिक प्लेट्स लगा देते हैं, कुछ मेटेलिक प्लेट्स लगा देते हैं। क्लियर है? अब आपको पता है जो ये स्मोक धुआं जो यहाँ से जा निकल रहा है, और स्मोक जो एक एग्जांपल हो किसका है, कोलाइडल सोल का एग्जांपल है स्मोक। क्लियर है? अब जो स्मोक कोलाइडल सोल का एक एग्जांपल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कोलाइडल सोल है ये चार्ज होगा, क्या तो नेगेटिवली चार्ज होगा या पॉजिटिवली चार्ज होगा। मानते इस बात को? चलो भाई, अब ये कोलाइडल सोल्स पार्टिकल्स इसके अंदर से जा रहे थे, हम लोगों ने क्या लगा दी, बीच में ये मेटेलिक प्लेट लगा दी, और इन मेटेलिक प्लेट्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, हाई वोल्टेज सप्लाई के साथ हम लोगों ने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। तो जब मैंने इन्हें हाई वोल्टेज सप्लाई के साथ अटैच कर दिया तो ये मेटेलिक जो प्लेट्स थी ये क्या हो गई, चार्ज हो गई। मानते इस बात को? जब ये मेटेलिक प्लेट चार्ज होगी तो स्मोक जब यहां से जा रहा है, इस स्मोक के ऊपर भी कोई ना कोई चार्ज है, ये क्या करेगा, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स या प्लेट्स के साथ क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, वहीं पर कोगुलेशन कर लेगा उसके साथ, वहीं पर उसके साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो यहां से बाहर धुआं निकलेगी वो धुआं क्या निकलेगी, बिल्कुल फ्री, जो हमारे को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगी, हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी पोल्यूट नहीं करेगी। तो इनको जो ये प्लेट लगाई है बेटा, इनको बोलते हैं कोट्रेल प्रेसिपिटेटर, कोट्रेल प्रेसिपिटेटर। क्लियर आप लोगों को? आज के दिन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है कोट्रेल प्रेसिपिटेटर्स का इन इंडस्ट्रीज लेवल टू फ्री या टू पोल्यूटेंट फ्री फॉर्म, जो स्मोक यहाँ से निकलेगी। क्लियर आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? जो यहाँ से स्मोक निकलेगी वो स्मोक क्या निकलेगी, पोल्यूटेंट फ्री स्मोक निकलेगी। तो ये इस प्रकार से हमारा एग्जांपल है। मुझे बताना है कि स्मोक किस प्रकार का, सॉलिड इन गैस का है या गैस इन सॉलिड का है, सॉलिड इन गैस या गैस इन सॉलिड, किस प्रकार का कोलाइडल सोल है ये आप मुझे बताओगे, आप लोगों को टेबल पर अच्छे से पता है। नेक्स्ट है सीवेज डिस्पोजल। अब सीवेज डिस्पोजल क्या होता है आपको पता है, गंदे गंदे नाले हैं सिटीज के अंदर से, सारे नाले निकल रहे हैं ढेर सारे, तो नालों के अंदर मिट्टी के पार्टिकल्स
जो मिट्टी के पार्टिकल्स है, कले हैं या कोई दूसरी इंप्योरिटीज है, वो सब क्या होती है जब वो फ्लो करती है तो चार्ज हो जाती है। और आपको पता है जब भी कोई सीवेज के अंदर से पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो भी एक तरह के कोलाइडल सोल्स का ही काम करते हैं, क्योंकि उनका जो पार्टिकल्स है वो कभी भी सेटल डाउन दी बॉटम नहीं हो पाते, वो मूव करते रहते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि वो भी एक तरह के क्या है, कोलाइडल सोल्स है। अब मैंने क्या किया, उन कोलाइडल सोल्स को जो डिस्पोजल जो जिस मान लो मेरे पास ये एक वो है सीवेज है और इसके अंदर से ये डस्ट पार्टिकल, गंदी जो भी पानी है वो सारा फ्लो कर रहा है। क्लियर है आप लोगों को, फ्लो कर रहा है। अब मैंने क्या किया, और ये जब फ्लो कर रहा है तो आपको मैंने बताया किसकी तरह बिहेव करेगा, कोलाइडल सोल्स की तरह बिहेव करेगा। अरे करेगा कोलाइडल सोल की तरह। तो मैंने भी इसको क्या कर दिया, चार्ज लगा दिया, चार्ज इसके ऊपर हाई वोल्टेज करंट अप्लाई कर दिया। तो सिंपल सी बात है, जब हाई वोल्टेज करंट अप्लाई कर दिया तो अब इसके अंदर जो कोलाइडल चार्ज पार्टिकल्स थे वो अपोजिटली चार्ज आयन की तरफ मूव करेंगे और वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे इनकी तरफ यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। और जो वाटर निकलेगा वो यहाँ से, वो वाटर बाहर चला जाएगा, आगे चला जाएगा। अरे बोलो, उस वाटर को हम लोग यूज कर सकते हैं इन द इरिगेशन डिपार्टमेंट, खेती के अंदर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। और जो चीज यहाँ पर जो ये मिट्टी, क्ले वगैरह की जो इन इलेक्ट्रोड्स के दोनों तरफ इकट्ठी हुई है, हम लोग उसको क्या करेंगे, मैन्योर बना लेंगे और मैन्योर बनाकर उसको हम लोग खेतों के अंदर यूज कर सकते हैं। फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। क्लियर है आप लोगों को। तीसरा है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। बेटा हम लोग जो घरों में पानी पीते हैं, आप उसके अंदर कुछ ना कुछ डिजोल्व अमाउंट में इंप्योरिटीज तो प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है। तो मैं कहूं कि वो ओनली प्योर वाटर ना होकर उसके अंदर कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज हैं, अरे मानते हो, तो वो भी एक तरह का किसकी तरह बिहेव करेगा, कोलाइडल सोल की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं उसके अंदर K2SO4 फॉर्मूला बताना मुझे किसका है, Al2SO4 thrice.24H2O, आप लोग यूज करते हो इसको, दिस इज द पोटास अलम, दैट इज नॉन एज फिटकरी। तो हम लोग अगर उसके अंदर फिटकरी ऐड कर देते हैं तो क्या करता है, फिटकरी के ऊपर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो इन कोलाइडल सोल्स के अंदर जो इंप्योरिटीज है उनको क्या कर लेगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगी और कोगुलेट करके सेटल डाउन दी बॉटम। मान लो मेरे पास ये पूरा टैंक है, पानी का भरा हुआ है, इसमें कुछ इंप्योरिटीज तो होंगी, मैंने अगर इसके अंदर क्या डाल दी, फिटकरी ऐड कर दी, पोटास अलम ऐड कर दिया। क्लियर आप लोगों को। तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं वो कोगुलेट होकर कहां बैठ जाएंगे भाई बताओ, सेटल डाउन दी बॉटम हो जाएंगे। और सेटल डाउन दी बॉटम हो जाएंगे तो हम लोग इस पानी को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है भाई, आप लोगों को समझ में आई। नेक्स्ट है बेटा आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन क्या होता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा कि चाइना के अंदर, बहुत समय हो गया, चाइना के अंदर एक बार आर्टिफिशियल रेन करवाई। तो कैसे करवाई थी, मान लो आपको पता है हमारे जो क्लाउड्स हैं, हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर कौन है, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है इन एयर। तो डस्ट पार्टिकल अगर एयर के अंदर प्रेजेंट है तो बाय एयरप्लेन हम लोग वहां पर क्या करते हैं, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स को स्प्रे करवा देते हैं। क्लियर है। तो जैसे हम उसकी स्प्रे करवाएंगे तो वहां पर डस्ट पार्टिकल्स या वाटर के जो वेपर्स हैं वो भी चार्ज होंगे। उन वेपर्स में क्या होगा, कोगुलेशन होगा। अरे मानते हो कोगुलेशन होगा तो वो वाटर वेपर्स की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, नजदीक आएंगी। और जब नजदीक आएंगी तो वो क्या कर जाएंगी बेटा, रेन की फॉर्म में हमारे पास नीचे आएंगी जमीन पर। हम उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल रेन। डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, ये सारी चीजें हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इन पे कोई ना कोई चार्ज होता है। क्लियर है आप लोगों को। जैसे ही ऊपर एरोप्लेन से हम लोग अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स की स्प्रे करवाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स को कंबाइन होती है, कंबाइन होने के बाद वो क्या जाती है, नीचे गिर जाती है। बेटा ये भी एक एग्जांपल है। क्लियर है। ब्लू कलर ऑफ स्काई, आपको पता है, आप लोगों को पता है कि ब्लू कलर ऑफ स्काई और वाटर हमें क्यों दिखाई देता है। बेटा आप लोगों को पता है स्काई जो है वहां पर अपने पास डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही सनरेज आएगी तो सनरेज उन डस्ट पार्टिकल्स के साथ क्या करेगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक फिनोमिना वो शो करेगी। टिंडल इफेक्ट पढ़ा था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने की वजह से वहां पर क्या होगा, वो लाइट्स हमारी आंखों पे आएगी और आंखें ब्लू कलर की लाइट को क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी। और जिस कलर की लाइट को हमारी आंखें रिफ्लेक्ट करती है हमें वही कलर दिखाई देता है। तो इस वजह से हमें ब्लू कलर स्काई का दिखाई देता है। क्लियर है। तो कौन सा इफेक्ट है, स्कैटरिंग इफेक्ट। और इसी को बेटा क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। और फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा क्या होगा बता, जरा बताइए बेटा। डेल्टा क्या होता है, जहां पर नदी जाकर समुद्र में मिलती है, मिक्स होती है, वहां पर मिट्टी का ढेर लग जाता है। क्लियर है। जिसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। अब क्या होगा, जैसे मिट्टी, जैसे नदी के अंदर से पानी फ्लो कर रहा है इन रिवर्स,
तो वहां पर क्या होगा, जब चीजें फ्लो करेंगी तो क्ले के पार्टिकल्स, रोड़ी, कंकर, पत्थर, उनकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से जो उसके अंदर इंप्योरिटीज है रिवर के वाटर के अंदर, वो क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। अब जैसे ही जाकर वो चार्ज पार्टिकल्स कहां पर गिरेंगे, इन सी, समुद्र के अंदर जाके गिरेंगे। आपको पता है समुद्र का नेचर जो कैसा होता है, वो एक NaCl प्रेजेंट होता है, समुद्र के पानी में नमक प्रेजेंट होता है, तो वहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट जैसे उसके अंदर जाएंगी, वो रिवर डिप करेगी, तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइट की वजह से क्या होगा, कोगुलेशन होगा, और कोगुलेशन होने की वजह से वहां पर धीरे धीरे मिट्टी का एक डंप बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। इस प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा होती है। क्लियर है आप लोगों को? फोटोग्राफिक प्लेट्स के अंदर भी हम लोग एक यूज करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फोटोग्राफिक प्लेट्स के अंदर हम लोग किसका यूज करते हैं, AgBr का यूज करते हैं, ठीक है। और भी है, टैनिंग ऑफ लेदर है, टैनिंग ऑफ लेदर भी है, क्लियर है। और भी एग्जांपल्स है हम लोगों के पास, आप लोग अपनी बुक से रीड कीजिए, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बेटा, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सोर्स को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है, एक एक चीज को पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है। क्लियर आप लोगों को? और इसके साथ आप लोगों की ये यूनिट भी खत्म होती है। सरफेस केमिस्ट्री का आज दी एंड हो चुका है। आप लोगों को अभी मैं प्रॉब्लम्स दूंगा PDF फाइल के अंदर, आपको वो प्रॉब्लम सोल्व करनी है। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट डे हम लोग फिर अपनी नेक्स्ट यूनिट 6 यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है, सभी बच्चे इसको रिवाइज कीजिए पूरी सरफेस केमिस्ट्री को, उसके बाद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है आप लोगों को। क्लियर है? प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स IIT JEE PMT लेवल्स की प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों को दी है, आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़नी है वो प्रॉब्लम्स। क्लियर है बेटा आप लोगों को? ओके बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।